अगर दो लोगों का आईक्यू स्कोर एकदम बराबर हो, मतलब मान लेते हैं कि दोनों का स्कोर 100 है, तो ऐसा क्यों होता है कि उनमें से एक व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का बेहद सफल लीडर बन जाता है और दूसरा व्यक्ति अपने रोजमर्रा की नौकरी बचाने के लिए भी संघर्ष करता रहता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्योंकि जब हम इंसानी दिमाग और उसके काम करने के तरीके को देखते हैं तो पाते हैं कि किसी भी एक्सरे या एमआरआई मशीन से इंसान की समझदारी, उसकी रचनात्मकता या उसकी ईमानदारी की तस्वीर नहीं खींची जा सकती। आज हम इंसानी दिमाग के उसी अदृश्य ढांचे को समझने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मतलब चिकित्सा विज्ञान में तो हड्डी टूटी है या नहीं, ये साफ एक्सरे में दिख जाता है। हाँ, वो तो एकदम स्पष्ट होता है। लेकिन मनोविज्ञान में इंसान का व्यवहार और उसकी क्षमताएं बहुत सी परतों के नीचे छिपी होती हैं, जिन्हें एक साधारण पैमाने पर मापना संभव नहीं है। सही कहा। और इन्हीं परतों को आज हम एक एक करके खोलने वाले हैं। तो शिवपाल एग्जाम मटेरियल चैनल पर प्रस्तुत इस गहराई से विश्लेषण वाले सत्र में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जो भी श्रोता अपनी तैयारी को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं, वे अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और हाँ, शिवपाल एग्जाम मटेरियल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल, जुड़ना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं उनका मूल्यांकन। स्रोत सामग्री और स्लाइड दर स्लाइड क्रम का पालन करते हुए आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हर इंसान एक दूसरे से इतना अलग क्यों है, बुद्धि असल में किस चिड़िया का नाम है, और सबसे बड़ी बात, मनोवैज्ञानिक इस अदृश्य चीज को नापते कैसे हैं। वह मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि इस विषय की अहमियत सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा? हाँ, ये असल में इस बारे में है कि हम खुद को और अपने आसपास के समाज को कैसे देखते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि इंसानों के बीच की जो विभिन्नताएं हैं वे कोई खामी नहीं है बल्कि प्रकृति का नियम है, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। प्रकृति के नियम से मुझे एक बहुत बुनियादी बात याद आ रही है जो हमारे स्रोत के शुरुआत में दी गई है। मतलब जरा सोचिए, अगर इस दुनिया की हर चीज, हर पेड़, हर जानवर और हर इंसान सिर्फ एक ही रंग का होता तो क्या ये दुनिया रहने लायक या सुंदर लगती? बिल्कुल नहीं, बहुत उबाऊ हो जाती। एकदम उबाऊ। तो जैसे लोगों की शारीरिक बनावट, उनकी ऊंचाई और रंग अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही उनके भीतर के मनोवैज्ञानिक गुण भी बिल्कुल अलग होते हैं। कोई इंसान बहुत शांत होता है, कोई बहुत आक्रामक। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मनोवैज्ञानिक इस विविधता को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं। स्रोत बताता है कि इंसान के व्यवहार को समझने के दो अलग अलग नजरिए हैं। जी, पहला नजरिया वो है जो मानता है कि इंसान का व्यवहार उसके व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेट्स कहते हैं। हाँ, ट्रेट्स। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से ईमानदार है तो वो हर परिस्थिति में ईमानदार ही रहेगा। लेकिन मनोविज्ञान में एक दूसरी विचारधारा भी काफी मजबूत है, जिसे स्थितिवाद या सिचुएशनलिज्म कहा जाता है, राइट? एकदम सही। स्थितिवाद यह तर्क देता है कि इंसान क्या करेगा ये उसके अंदर के गुणों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस परिस्थिति में है। हालात इंसान को बदल देते हैं। इसे तो हम अक्सर देखते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो घर में बहुत गुस्सैल और हावी रहने वाला हो सकता है, वो ही व्यक्ति जब अपने बहुत सख्त बॉस के सामने खड़ा होता है तो उसकी आवाज तक नहीं निकलती। यहाँ उसका गुस्सैल होने का गुण काम नहीं आया, बल्कि बॉस के सामने होने की जो स्थिति है उसने उसके व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल सटीक उदाहरण है, और यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों के लिए इंसान का मूल्यांकन करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया बन जाती है। हम किसी को सिर्फ एक नजर देखकर यह तय नहीं कर सकते कि वो कैसा है। सही बात है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि एक सटीक तस्वीर पाने के लिए मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से 5 अलग अलग क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हैं। और ये 5 क्षेत्र समझना बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आपस में उलझ जाते हैं। स्रोत की पहले कुछ स्लाइड्स में बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व और मूल्य का जिक्र है। मैं चाहती हूँ कि हम इन 5 को एक आम इंसान के नजरिए से समझें कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र के सामने गणित की एक बहुत कठिन पहेली है। वह अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करके उसे हल कर लेता है। ओके। तो ये उसकी बुद्धि या इंटेलिजेंस है, यानी समस्याओं को सुलझाने की उसकी मौजूदा ताकत। अब मान लीजिए कि उसी छात्र को कंप्यूटर कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उसे एक ट्रेनिंग में भेजा जाता है और वो बहुत जल्दी कोडिंग सीख लेता है। ओह, तो ये उसकी अभिक्षमता हुई। बिल्कुल, ये उसकी अभिक्षमता या एप्टीट्यूड है, यानी भविष्य में कोई नया कौशल सीखने की अंतर्निहित संभावना। मतलब बुद्धि आज की ताकत है और अभिक्षमता आने वाले कल की संभावना। ये तो बहुत स्पष्ट है। और बाकी के 3? तीसरा है अभिरुचि, यानी इंटरेस्ट। हो सकता है उस छात्र के पास कोडिंग सीखने की क्षमता हो, लेकिन उसे असल में गिटार बजाने में मजा आता हो। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। वो काम जिसे करने में व्यक्ति को खुद से खुशी मिलती है, वो उसकी अभिरुचि है।
चौथा है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, जो ये तय करता है कि वो छात्र लोगों से कैसे मिलता है। मतलब क्या वो शर्मीला है या बहुत मिलनसार है? जी, ये उसके स्थायी लक्षण हैं। और पांचवा है मूल्य या वैल्यूज। अगर उस छात्र को परीक्षा में चीटिंग करने का मौका मिले, लेकिन वो ये सोचकर ऐसा न करे कि ये गलत है, तो ये उसके आदर्श और मूल्य हैं जो उसे दिशा दे रहे हैं। अरे वाह, इस तरह तो ये पांचों बिल्कुल अलग अलग समझ आ गए। और जाहिर है इन पांचों चीजों को नापने के लिए कोई एक थर्मोमीटर तो काम करेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। इंसान का मूल्यांकन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन जिसे केस स्टडी कहते हैं, प्रेक्षण और आत्म प्रतिवेदन जैसी कई विधियों का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है, इसमें मानकीकरण की जरूरत होती है ताकि मूल्यांकन करने वाला अपनी पसंद नापसंद ना थोप सके। मानकीकरण का अर्थ ही यही है कि मूल्यांकन निष्पक्ष हो और उसके परिणाम वस्तुनिष्ठ हों। अब जब हमने मूल्यांकन के इस पूरे ढांचे को समझ लिया है, तो हम सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा बहस वाले मनोवैज्ञानिक गुण की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो है बुद्धि। जी, बुद्धि। आम बोलचाल में हम उससे बुद्धिमान मान लेते हैं जो स्कूल में हमेशा अव्वल आता हो या जो हर बात का तुरंत और हाजिर जवाबी से उत्तर दे दे। शुरुआती दौर में अल्फ्रेड बिने और वेक्सलर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे दुनिया को समझने और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता के रूप में देखा था। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बुद्धि वास्तव में सिर्फ एक ही चीज है? मतलब मान लीजिए एक इंसान ऐसा है जो क्वांटम फिजिक्स के पन्ने रट सकता है और जटिल समीकरण हल कर सकता है। हाँ। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि वो एक अच्छी कविता का मतलब समझा दे तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। तो मनोविज्ञान के नजरिए से वो व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं? देखिए, मनोविज्ञान के इतिहास में ये सवाल एक लंबी यात्रा से गुजरा है। स्रोत में स्लाइड 4 से 8 तक इसी यात्रा को क्रमिक रूप से दर्शाया गया है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है मनोमितिक उपागम से, जिसे साइकोमेट्रिक अप्रोच कहते हैं। यह बुद्धि को एक क्षमता या कुछ क्षमताओं के समूह के रूप में मापता है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम अल्फ्रेड बिने का आता है, जिन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था। एक कारक सिद्धांत? जी। बिने का सरल सा मानना था कि बुद्धि एक अकेली और अखंड क्षमता है। जो व्यक्ति एक क्षेत्र में होशियार है, वो दूसरे क्षेत्रों की समस्याओं को भी उसी एक क्षमता के बल पर सुलझा लेगा। लेकिन अल्फ्रेड बिने का ये विचार बहुत समय तक टिका नहीं होगा, है ना? क्योंकि जैसा कि मैंने कविता और फिजिक्स वाला उदाहरण दिया, असल जिंदगी में लोग हर चीज में समान रूप से होशियार नहीं होते। बिल्कुल। और यहीं पर चार्ल्स स्पीयरमैन की एंट्री होती है, जिन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। अच्छा? चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिने पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन तस्वीर अधूरी है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में एक सामान्य कारक होता है जिसे जी फैक्टर कहते हैं। यह हर तरह के मानसिक काम में एक बेसलाइन की तरह इस्तेमाल होता है। ओके। लेकिन इसके ऊपर हर इंसान में कुछ विशिष्ट कारक होते हैं, जिन्हें एस फैक्टर कहा जाता है, जो किसी खास क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि जी फैक्टर किसी कार का एक शक्तिशाली इंजन है जो हर स्थिति में जरूरी है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन एस फैक्टर उस कार के खास टायर या सस्पेंशन है जो उसे किसी विशेष रास्ते, जैसे पहाड़ी या रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने में मदद करते हैं। मतलब एक बेहतरीन गायक या एक महान खिलाड़ी के पास वो सामान्य इंजन यानी जी फैक्टर तो होता ही है, लेकिन संगीत या खेल का एक विशिष्ट एस फैक्टर उन्हें बाकियों से अलग कर देता है। अरे वाह, ये तुलना स्पीयरमैन के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। लेकिन देखिए, विकास यहीं नहीं रुका। इसके बाद लुईस थर्स्टन आए। हाँ? उन्होंने क्या नया जोड़ा? थर्स्टन को स्पीयरमैन की एक सामान्य इंजन वाली बात रास नहीं आई। उनका तर्क था कि इंसान का दिमाग इससे कहीं ज्यादा बटा हुआ है। उन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया। 7 अलग-अलग योग्यताएं? जी। उनके अनुसार शब्द प्रवाह, संख्यात्मक क्षमता और याददाश्त जैसी 7 अलग-अलग क्षमताएं होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर काम करती हैं। और इसके बाद तो जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर के रूप में देखना शुरू कर दिया। स्रोत के अनुसार जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। स्रोत में बताया गया है कि गिलफोर्ड ने एक त्रिआयामी मॉडल दिया जिसमें 180 अलग-अलग प्रकोष्ठ या सेल्स होते हैं। ये 180 का आंकड़ा सुनकर तो आम सुनने वाले शायद चकरा जाएं कि आखिर ये है क्या? हाँ, सुनने में जटिल लगता है, लेकिन इसे एक रूबिक क्यूब की तरह समझा जा सकता है। रूबिक क्यूब? वो कैसे? गिलफोर्ड ने कहा कि जब भी हमारा दिमाग कोई काम करता है तो उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला, संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस, दिमाग कर क्या रहा है, जैसे याद कर रहा है या मूल्यांकन कर रहा है। ओके। दूसरा, विषय वस्तु यानी कंटेंट्स, किस तरह की जानकारी पर काम हो रहा है,
जैसे कोई चित्र है या कोई शब्द, और तीसरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। मतलब जानकारी को प्रोसेस करने के बाद नतीजा क्या निकला? बिल्कुल। जब गिलफोर्ड ने इन तीनों आयामों के प्रकारों को आपस में गुणा किया, 5 गुणा 6 गुणा 6, तो उन्होंने पाया कि इंसान के दिमाग में समस्याओं को सुलझाने के 180 अलग-अलग तरीके या प्रकोष्ठ होते हैं। रूबिक्स क्यूब का ये उदाहरण इसे एकदम स्पष्ट कर देता है कि दिमाग कितनी जटिलताओं के साथ सूचनाओं को प्रोसेस करता है। लेकिन यहाँ से स्रोत सामग्री एक ऐसे सिद्धांत की ओर मुड़ती है जो इस पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। हाँ, आप बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रही हैं। बिल्कुल, हॉवर्ड गार्डनर का वो सिद्धांत जो इस पारंपरिक सोच को सिरे से खारिज कर देता है कि बुद्धि केवल एक या दो प्रकार की होती है। जी, हॉवर्ड गार्डनर का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उन्होंने पारंपरिक आईक्यू टेस्ट्स को देखा और पाया कि ये टेस्ट्स इंसानी क्षमता के बहुत बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं। गार्डनर ने स्पष्ट किया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि 8 तरह की अलग अलग बुद्धियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इनमें तार्किक, गणितीय और भाषाई बुद्धि तो है ही, लेकिन साथ ही स्थानिक, शारीरिक, गतिसंवेदी, संगीतिक, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी बुद्धि भी शामिल है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। गार्डनर के सिद्धांत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हर पेशे और हर इंसान को सम्मान देता है। कैसे? जैसे अगर एक सर्जन अपने हाथों से बहुत ही बारीक और सटीक ऑपरेशन कर रहा है, तो उसमें शारीरिक गति संवेदी बुद्धि बहुत अधिक है। एक हवाई जहाज का पायलट जो हजारों फीट ऊपर बिना किसी स्पष्ट सड़क के दिशाओं का अंदाजा लगा लेता है, वो स्थानिक बुद्धि का धनी है। बिल्कुल। वहीं एक मनोवैज्ञानिक या संत जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझता है, उसमें अंतःव्यक्ति और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कूट-कूट कर भरी है। गार्डनर कहते हैं कि हम इन सबको एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें यही सिखाता है। अब देखिए, हमने अभी तक जो देखा, बिने से लेकर गार्डनर तक, वो ये था कि बुद्धि की संरचना क्या है। हाँ। लेकिन दिमाग जब कोई जानकारी पाता है तो वो उस पर काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें सूचना प्रक्रमण उपागम की तरफ जाना होगा, जो स्रोत की स्लाइड 9 से 11 के बीच विस्तार से बताया गया है। मतलब ये देखना कि दिमाग को जब बाहर से कोई डेटा मिलता है तो वो उसे कैसे प्रोसेस करता है। इसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत काफी मशहूर है, जिन्होंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। जी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को घटकीय यानी एनालिटिकल, आनुभाविक यानी क्रिएटिव और सांदर्भिक यानी प्रैक्टिकल, इन 3 हिस्सों में विभाजित किया। सांदर्भिक बुद्धि। हाँ, इसमें जो सांदर्भिक या व्यावहारिक बुद्धि है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। जिन लोगों में ये बुद्धि ज्यादा होती है, वे भले ही किताबी ज्ञान में बहुत आगे ना हो, लेकिन वे अपने आसपास के माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। जैसे ये जानना कि किस स्थिति में कैसा बर्ताव करना है। बिल्कुल, कब माहौल को अपने पक्ष में मोड़ना है और कब उस माहौल से बाहर निकल जाना है। इसे ही हम आम भाषा में स्ट्रीट स्मार्ट होना भी कहते हैं। और सूचनाओं को प्रोसेस करने की इसी कड़ी में स्रोत एक और बेहद शानदार मॉडल की बात करता है, पास मॉडल। जेपी दास, जैक नेग्लेरी और किर्बी वाला मॉडल। हाँ, ये मॉडल बताता है कि हमारा दिमाग किसी घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। स्रोत में टीचर और टेस्ट का एक उदाहरण दिया गया है। मैं स्थिति बताती हूँ और हम देखते हैं कि पास मॉडल वहाँ कैसे लागू होता है। ठीक है, बताइए। मान लीजिए एक क्लास चल रही है और टीचर अचानक घोषणा करता है कि अगले हफ्ते इस विषय का एक बड़ा टेस्ट होगा। इस एक वाक्य को सुनते ही छात्र के दिमाग में क्या होता है? देखिए, ये मॉडल इसी प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटता है। सबसे पहली चीज जो छात्र के दिमाग में होती है, वो है भाव प्रबोधन या अराउजल। टीचर की बात सुनते ही छात्र अचानक सतर्क हो जाता है। अगर ये सतर्कता ना आए तो बात बस कानों के पास से गुजर जाएगी। सतर्कता आने के बाद दूसरा चरण आता है अवधान यानी अटेंशन। अब छात्र का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि टीचर टेस्ट के बारे में और क्या जानकारी दे रहा है। और एक बार जब ध्यान केंद्रित हो जाता है और जानकारी मिल जाती है, तो तीसरा और आखिरी चरण शुरू होता है, योजना या प्लानिंग। बिल्कुल। छात्र अपने दिमाग में एक रूपरेखा बनाने लगता है कि कल मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मेरे पास कितने दिन बचे हैं और मुझे किन नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ये पूरी प्रक्रिया दिमाग में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलती है। ये पास मॉडल इस बात का जीता जागता सबूत है कि बुद्धि सिर्फ रट्टा मारने या जानकारी जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सतर्क होने, ध्यान देने और उस जानकारी के आधार पर एक मजबूत योजना बनाने की प्रक्रिया है। अब यहाँ तक हमने सिद्धांतों की लंबी यात्रा कर ली, लेकिन समाज और शिक्षा व्यवस्था को हमेशा नंबर चाहिए होते हैं, एक पैमाना चाहिए होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी मानसिक प्रक्रिया को अंकों में कैसे मापा गया? हाँ, और यहीं पर वो मशहूर शब्द आता है जिसे हम सबने सुना है, आईक्यू। बिल्कुल, आईक्यू। ये आईक्यू आखिर नापा कैसे जाता है? आईक्यू या इंटेलिजेंस कोशेंट को नापने की शुरुआत में सबसे पहला कदम अल्फ्रेड बीने और साइमन ने उठाया था।
उन्होंने मानसिक आयु की अवधारणा दी। मानसिक आयु? जी, उनका उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना था जिन्हें पढ़ाई में मदद की जरूरत थी। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत आगे का सोच लेते हैं, जबकि कुछ पीछे रह जाते हैं। अगर एक 5 साल का बच्चा उन सवालों को हल कर रहा है जो आमतौर पर 7 साल के बच्चे हल करते हैं, तो उसकी शारीरिक आयु भले ही 5 साल हो, लेकिन उसकी मानसिक आयु 7 साल मानी जाएगी। लेकिन सिर्फ मानसिक आयु से तुलना करना मुश्किल था, है ना? मान लीजिए एक बच्चा 5 साल का है और उसकी मानसिक आयु 7 है, और दूसरा बच्चा 10 साल का है और उसकी मानसिक आयु 12। दोनों अपनी उम्र से 2 साल आगे हैं, लेकिन क्या दोनों की बुद्धि समान है? यही उलझन थी, और इसी गणितीय उलझन को सुलझाने के लिए 1912 में विलियम स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया। अच्छा, क्या था वो सूत्र? विलियम स्टर्न ने जो सूत्र दिया, उसने आईक्यू को एक विश्वव्यापी पैमाना बना दिया। सूत्र बहुत सीधा था। बच्चे की मानसिक आयु को उसके शारीरिक आयु से भाग दें और उसे 100 से गुणा कर दें। 100 से गुणा क्यों? 100 से गुणा इसलिए किया गया ताकि दशमलव से बचा जा सके, जो वही उस व्यक्ति का आईक्यू स्कोर होती है। और जब मनोवैज्ञानिकों ने लाखों लोगों के आईक्यू स्कोर का एक ग्राफ बनाया, तो वो एक घंटी के आकार का ग्राफ बनकर उभरा, जिसे बेल शेप्ड नॉर्मल कर्व कहते हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की लगभग 50% आबादी का आईक्यू 90 से 109 के बीच होता है, जो कि औसत है। 70 से कम आईक्यू वालों को बौद्धिक रूप से अशक्त माना जाता है, और जो 130 का आंकड़ा पार कर लेते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली लगती है। लेकिन देखिए, स्रोत सामग्री के बॉक्स 1.1 में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, जो इन परीक्षणों की सीमाओं की ओर ध्यान खींचती है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। ये सब सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है, लेकिन क्या इन आईक्यू टेस्ट का कोई दुरुपयोग भी होता है? यहाँ ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब इन परीक्षणों का उपयोग केवल लोगों को छांटने के लिए किया जाने लगता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्रोत भी स्पष्ट रूप से बताता है कि इन परीक्षणों का एक स्याह पहलू है। जब कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति इन टेस्ट्स का इस्तेमाल करता है, तो बच्चों पर एक ठप्पा या कलंक लग सकता है। अगर किसी बच्चे का स्कोर किसी कारण से कम आ गया, तो शिक्षक या माता-पिता ये मान बैठते हैं कि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ ठप्पे की बात नहीं है, बल्कि परीक्षणों के डिजाइन में भी समस्या है। आलोचकों का मानना है कि ये पारंपरिक आईक्यू टेस्ट मुख्य रूप से पश्चिमी, मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय समाजों द्वारा बनाए गए हैं। ओह, मतलब इनमें पक्षपात हो सकता है? बिल्कुल। इनमें एक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होने की संभावना होती है। जो बच्चे समाज के वंचित तबकों से आते हैं या जिनका परिवेश अलग होता है, वे उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके जीवन के अनुभव अलग हैं। सही बात है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी मानसिक क्षमता कम है। इसके अलावा ये परीक्षण अक्सर केवल संज्ञानात्मक या किताबी ज्ञान को मापते हैं, व्यावहारिक या रचनात्मक बुद्धि को नहीं। और यहीं से हमारी चर्चा का रुख पश्चिमी नजरिए से हटकर एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में मुड़ता है। जब पश्चिमी आईक्यू टेस्ट इतने सीमित हैं, तो अलग-अलग संस्कृतियों और विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में एक बुद्धिमान इंसान की परिभाषा क्या है? ये इस पूरे विषय का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। पश्चिमी दृष्टिकोण मुख्य रूप से संज्ञानात्मक कौशल को ही बुद्धि का पैमाना मानता है। जैसे आप कितनी तेजी से तर्क कर सकते हैं या गणित सुलझा सकते हैं। हाँ। लेकिन भारतीय परंपरा में बुद्धि को एक बहुत ही व्यापक दायरे में रखा गया है। भारतीय संदर्भ में इसे समग्र बुद्धि कहा जाता है। समग्र बुद्धि। समग्र का मतलब ही है कि इसमें इंसान के वजूद का हर हिस्सा शामिल है। एकदम सही। इस समग्र बुद्धि में संज्ञानात्मक क्षमता तो है ही, लेकिन इसके अलावा 3 और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है सामाजिक क्षमता, जिसमें व्यक्ति का समाज के प्रति नजरिया देखा जाता है, जैसे दूसरों का सम्मान करना, सामाजिक नियमों का पालन करना। क्षमता, जिसका मतलब सिर्फ व्यापार करना नहीं है, बल्कि किसी भी काम में कड़ी मेहनत, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाना है। तो इस सब का अर्थ क्या निकलता है? ये नजरिया कितना व्यावहारिक है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इंसान स्कूल की परीक्षा में टॉप करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपने गुस्से पर कैसे काबू पाना है या मुश्किल वक्त में धैर्य कैसे रखना है, तो भारतीय परंपरा के अनुसार वो पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी अब इस बात को समझ रहा है। हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान ने इस बात को सामवेगिक बुद्धि या ईक्यू के रूप में स्वीकार किया है। पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने सबसे पहले इस अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। ईक्यू मतलब अपनी भावनाओं को पहचानना है ना? जी, अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें सही तरीके से समझना और उस समझ का इस्तेमाल अपनी सोच और व्यवहार को सही दिशा देने के लिए करना। आज दुनिया भर में ये माना जाता है कि जीवन की सफलता में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू का हाथ होता है। अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो स्लाइड 18 में दी गई एक छोटी सी कहानी का जिक्र करना बहुत जरूरी है।
ये कहानी अभिक्षमता और सृजनात्मकता के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। स्रोत में सुनीता और रीता का उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये उदाहरण एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। देखिए, सुनीता एक ऐसी छात्रा है जो बहुत जल्दी सीखती है, जो पढ़ती है उसे याद रहता है और वो हमेशा परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाती है। मनोविज्ञान की भाषा में उसकी बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा है। और रीता? दूसरी तरफ रीता है। रीता के अंक औसत आते हैं, लेकिन जब रीता को कोई काम दिया जाता है तो वो हमेशा उसे करने का कोई ऐसा नया और अनोखा तरीका खोज निकालती है जो किसी के दिमाग में नहीं आता। रीता की सृजनात्मकता का स्तर बहुत ऊंचा है। ये उदाहरण साबित करता है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति का सृजनात्मक होना जरूरी नहीं है। अगर हम इसे तकनीकी भाषा में समझे तो सामान्य बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति को अभिसारी चिंतन की आवश्यकता होती है, मतलब कई रास्तों से चलकर एक ही सही जवाब तक पहुंचना। बिल्कुल। लेकिन जब हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तो वहां अपसारी चिंतन चाहिए होता है, यानी एक समस्या के अनगिनत नए और अनोखे समाधान खोजना। बुद्धि अक्सर बनी बनाई सड़क पर तेज गाड़ी चलाने का नाम है, जबकि सृजनात्मकता एक घने जंगल में अपना नया रास्ता खोद बनाने का नाम है। बहुत खूब कहा, और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। आज की हमारी इस चर्चा का लब्बो-लुआब यही है कि इंसानी दिमाग किसी एक ढांचे में फिट नहीं होता। इसे मापने के तरीके हैं, लेकिन हर तरीके की अपनी एक सीमा है। तो आज के इस गहराई से विश्लेषण वाले सत्र में हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि प्रकृति ने हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अलग क्यों बनाया है। फिर हमने मूल्यांकन के 5 क्षेत्रों को समझा। हमने बिने के एक इंजन से लेकर गार्डनर की 8 अलग अलग बुद्धियों के सफर को देखा। हमने पास मॉडल से दिमाग की वर्किंग समझी, IQ का गणित देखा और ये भी जाना कि भारतीय समग्र बुद्धि का नजरिया पश्चिम के नजरिए से कहीं अधिक संतुलित और जीवन के करीब है। बिल्कुल। सुनने वालों को मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि ये ज्ञानवर्धक और विस्तृत सामग्री शिवपाल एग्जाम मटेरियल चैनल द्वारा विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। जो भी लोग अपनी तैयारी को एक ठोस और मजबूत आधार देना चाहते हैं, वे अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सवालों और विचारों को कॉमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, चैनल को ज्वाइन करके हमारे समुदाय का हिस्सा जरूर बने। जी। इस तरह के सत्रों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को समझना है जो लंबे समय तक याद रहता है। सही कहा। जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि सुनने वाले एक ऐसे विचार पर गौर करें जो भविष्य की तस्वीर को बदल सकता है। हमने देखा कि भारतीय दृष्टिकोण भावनाओं, समाज और धैर्य यानी समग्र बुद्धि पर जोर देता है, और पश्चिमी IQ टेस्ट मुख्य रूप से संज्ञानात्मक कौशल नापते हैं। अब जरा सोचिए, आने वाले कुछ ही सालों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट हमारे सारे तकनीकी, गणितीय और तार्किक काम पलक झपकते ही कर लेंगे। हाँ, ये तो होने वाला है। तो क्या वो केवल हमारी सांवेगिक और सामाजिक बुद्धि ही नहीं होगी जो हमें मशीनों से बेहतर और प्रासंगिक बनाए रखेगी? क्या भविष्य में IQ की जगह EQ ही इंसानी सफलता का इकलौता पैमाना बन जाएगा? ये हम सभी के लिए गहराई से सोचने का विषय है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। आज के इस सत्र में बस इतना है। सीखते रहिए, खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।